बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशनल एनालिसिस हम कल देखा था हमने कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम किसी क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि किसी इक्वेशन की हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, कोई इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं वो हमने उसकी एग्जांपल्स एक दो देखनी है। तो कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं जो सॉल्व हैं, वो आपने वहाँ से देख लेनी है। और उसके साथ कुछ असाइनमेंट्स हैं। दिस इज असाइनमेंट 1.6। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट 1.6। यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं और ये कहा गया है कि शो दैट दीज टू इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से पहला पार्ट ए और बी पार्ट मैं कर रहा हूं, ए पार्ट आपने करना है खुद ही, बी पार्ट यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो मेथड क्या है, इसको कल भी बताया था कि हम ये देखते हैं कि दोनों साइड्स पे डायमेंशंस हम देखते हैं कि दोनों साइड्स पे डायमेंशंस सेम आ रही हैं या नहीं आ रही, तो वो हमें चेक करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एस है, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस। तो देखें यहां पे डिस्टेंस है यानी एस, डिस्टेंस की डायमेंशंस, तो ये हमारे पास आ जाएगी एल। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है बेसिकली। सो डिस्टेंस की डायमेंशन वो लेंथ की डायमेंशन होगी एल। तो ये तो सिंपल है, ये हमारे पास आ गई डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू चेक व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये हम देखते हैं क्या होंगी। तो देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वी आई टी। वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, इसकी डायमेंशन हम देख चुके हैं, ये होती है एल ओवर टी या एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं। सो एल ओवर टी लिख लें या एल टी माइनस वन, दोनों तरह से लिख सकते हैं। और टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन हम लिखते हैं कैपिटल टी। उसके बाद है प्लस, ये 1/2 ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कल भी हमने देखा था जो प्योर नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसकी डायमेंशन कुछ नहीं है, नहीं है डायमेंशन इसकी, तो इसकी हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे। इक्वेशन में तो ये फैक्टर है लेकिन डायमेंशन इसकी नहीं आएगी। एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है दैट इज एल ओवर टी स्क्वेयर या एल टी माइनस टू, ठीक है। सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम लिखेंगे एल बाय टी स्क्वेयर या एल टी माइनस टू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो और टी स्क्वेयर है फिर, सो टाइम की डायमेंशंस का स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज टी स्क्वेयर, टाइम की डायमेंशन का, क्योंकि टाइम का स्क्वेयर है सो टी स्क्वेयर आ जाएगा यहां पे। नाउ ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वेयर इस टी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने डायमेंशन लिखी थी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप उस तरह से लिखना चाहें तो एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वेयर। तो देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहां कैंसिल हो रहे हैं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहां पे आ जाएगा एल और प्लस ये टी कैंसिल हो गया, यहां टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एल। तो हमने देखा था कि दो क्वांटिटीज उसी वक्त ऐड हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो यहां पे देखें इन दोनों की डायमेंशन सेम है, एल है प्लस एल। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसकी डायमेंशन वही होगी
जो उनमें से हर एक की डायमेंशन है। तो देखें यहां पे आ जाएगी इसकी डायमेंशन L। Now we can see that dimensions of left hand side is equal to the dimension of right hand side. So the equation is dimensionally correct. ठीक है। अच्छा यहां L प्लस L, 2L नहीं लिखना उसको आपने, ठीक है। L प्लस L की डायमेंशन, ये हम डायमेंशन लिख रहे हैं, तो L प्लस L जो आंसर आएगा, यानी हमारे पास हम इस वाली टर्म को ऐड करेंगे और इस टर्म को ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो एक लेंथ होगी और उसकी डायमेंशन L ही होगी, नॉट 2L। ठीक है। तो आखिर में आप लिख देंगे एज द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ right hand side, so the equation is dimensionally correct। ठीक है। so this equation is dimensionally correct equation। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट शो कर सकते हैं। इसका ए पार्ट है, वहां पे वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, वो आपने सॉल्व करना है उसको खुद ही, कि वो आप कैसे उसको शो करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये तो एक हो गई हमारे पास, हाउ टू चेक वेदर एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। उसके बाद एक और यहाँ पे जो हमने कल देखा था कि हम एक पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, प्रोवाइडेड दैट हमें ये पता हो कि वो क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में और एक असाइनमेंट है। सो वी आर हियर डूइंग असाइनमेंट 1.7। ठीक है, असाइनमेंट 1.7 ये हम देख रहे हैं कि कैसे होगी। यहां पे पॉसिबल फार्मूला हमने डिराइव करना है एक क्वांटिटी के लिए। ठीक है, यहां पे गिवन है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। वी हैव टू फाइंड अ पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी। ठीक है, द टाइम पीरियड टी मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम इस तरह की एक ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसको हम कहते हैं बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो लिखा हुआ ये है कि ये टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि लेट टी डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द m रेज टू पावर a। m की a पावर हमने खुद एज्यूम की है, क्योंकि गिवन है कि टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड कर रहा है। अब वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है, उसके लिए हमने मास की पावर a एज्यूम की है कि सपोज ये टाइम पीरियड m की पावर a पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा फैक्टर जिस पे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है जो गिवन है हमें, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ मींस कि ये इस पेंडुलम की लेंथ है, तो इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज टू पावर b। l की पावर b पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमने a और b खुद लिए पावर्स। तीसरी चीज जो गिवन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। जहां पे ये सिंपल पेंडुलम सस्पेंड हुआ है वहां पे g की वैल्यू क्या है उस पर भी डिपेंड करती है टाइम पीरियड की वैल्यू। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c। ठीक है, ये हमने खुद जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो क्वांटिटी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, आपने उन फैक्टर की वेरियस पावर्स लेके उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया है उसमें, जैसे हमने यहां लिखा है। तो देखिए, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करें तो आप लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c।
और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है आपके पास, सो वी कैन राइट T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c. नाउ दिस इज आवर पॉसिबल फार्मूला. लेकिन अभी हमें a b c डिटरमिन करने हैं और उनकी वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट फिर आएगा. सो नाउ वी हैव टू डिटरमिन a b एंड c. ये तीन चीजें हमें फाइंड करने के, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, फिर आपको यहां पे पुट करके देखेंगे कि हमारे पास एक पॉसिबल फार्मूला आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो देखें इसका अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने दोनों साइड्स की डायमेंशंस लिखनी है इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t. सो फर्स्ट वी राइट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. सो डायमेंशंस ऑफ, या इसको आप ऐसे लिख लें, चलें मैं लिख देता हूं, डायमेंशंस ऑफ. तो देखें ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज अ टाइम इंटरवल, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी t. लेकिन अगर हम इसको m और l की फॉर्म में भी लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 एंड t की पावर 1 है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन की. जैसे कल भी बताया था आपको कि जब m और l और t में से कोई डायमेंशन ना आ रही हो तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या है 0. किसी चीज की पावर 0 ले लें मीन्स 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू टी, तो ये t आ जाएगा बेसिकली. तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. ठीक है. सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. तो देखिए कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी. m मैस है, तो इसका मतलब है कि मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M, और क्योंकि इसकी पावर a है तो आप यहां पे इसकी पावर a ले लें, दैट इज a. ठीक है. उसके बाद है l, लेंथ ऑफ द पेंडुलम. लेंथ की डायमेंशन l होती है, सो वी कैन राइट l रेज टू पावर b. l की पावर क्या है b. फिर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l t माइनस 2. यहां भी मैंने लिखी थी एक्सेलरेशन है यहां, सो दिस इज l t माइनस 2 या l ओवर टी स्क्वायर या l t माइनस 2. तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज l t माइनस 2 और इस पूरे की पावर कितनी है c, सो दिस इज रेज टू पावर c. ये हमने डायमेंशन लिखी है राइट हैंड साइड. अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें. देखें इनको आप, क्योंकि ये डायमेंशन है सारी, तो आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में इनको लिख लें और ये पावर इनकी अप्लाई कर दें. सो m रेज टू पावर a हो जाएगी, l रेज टू पावर b, और ये c पावर इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे दोनों पे अप्लाई होगी. तो यहां आ जाएगा इनटू l रेज टू पावर c इंटू t रेज टू पावर माइनस 2c. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. इसको मजीद एक स्टेप आप कर लें, m रेज टू पावर a, l की पावर b और l इंटू l रेज टू पावर c. ये आप लिख सकते हैं l रेज टू पावर b प्लस c. ठीक है. बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो l रेज टू पावर b प्लस c और इंटू t रेज टू पावर माइनस 2c. अच्छा, अब ये आपके पास आ गई डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों डायमेंशंस को इक्वेट करना है. डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड we have to equate these with the dimensions of right hand side. लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है m0 l0 t. तो आप यहां लिख लें m रेज टू पावर 0
l रेज टू पावर 0 एंड t की पावर 1 है तो उसको t लिख लें, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये है, सो दिस इज इक्वल टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c एंड t रेज टू पावर माइनस 2c। ठीक है, इस तरह से लिख लें इसको। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस हैं उनकी पावर्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी हैव टू कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l and t on both sides of the equation। ठीक है, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। तो देखिए, जब हम m की पावर को कंपेयर करेंगे तो m की पावर यहां पे है 0 इज इक्वल टू यहां पे है a। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे a, m की पावर a है, सो a और यहां पे 0 है तो a इज इक्वल टू 0। दिस रिलेशन इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमने कहा था कि हमें a और b, a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, a इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर अगर आप देखें l की पावर्स को कंपेयर करें, सो फॉर l देयर हियर द पावर ऑफ l इज 0 एंड ऑन दैट साइड दैट इज b प्लस c। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस c। ये एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, b इज इक्वल टू माइनस c। अच्छा, देखें, ये जो शुरू में हमारे पास इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन 1 कह दें यहां। दिस वन इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अच्छा, उसके बाद m और l की पावर्स को हमने कंपेयर कर लिया, अब रह गया t। सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ टाइम t, तो देखिए यहां पे t की पावर है 1 और दूसरी साइड पे है माइनस 2c। सो दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट ये 2 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस भी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 और यहां c रह जाएगा। सो c इज इक्वल टू माइनस 1/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए, a और c की वैल्यूज तो हमारे पास डायरेक्टली आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन सी दैट b जो है वो माइनस c के इक्वल है। तो यूजिंग इक्वेशन 3 वी कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस c, तो माइनस इंटू माइनस 1/2। सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। तो देखिए, a b c तीनों की वैल्यूज अब हमारे पास आ गई हैं। नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। आपने a b और c की वैल्यूज कहां पुट करनी है? इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 थी शुरू में, तो देखें जब आप यहां पुट करेंगे, सो वील गेट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, कांस्टेंट है हमारे पास, एक कांस्टेंट फैक्टर है, इनटू m की पावर a, और a की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है m रेज टू पावर 0, फिर है l रेज टू पावर b, और b की वैल्यू हमारे पास है 1/2। सो l रेज टू पावर 1/2, और फिर g की वैल्यू है c। सो g की पावर हम कितनी लेंगे? c की वैल्यू है माइनस 1/2, तो ये आ जाएगी। तो देखें, m की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखने की तो जरूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। l की पावर है 1/2 और g की पावर है माइनस 1/2, तो आप g को नीचे लिख लेंगे तो इसकी पावर प्लस 1/2 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 तो आ गया इसकी जगह, और l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2। 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू
a constant into square root of L over G, that is the required formula. ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई L ओवर G स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल फार्मूला आ गया है L ओवर G स्क्वायर रूट, यानी ये जो इक्वेशन 1 थी यहां पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। सो दैट इज द पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। तो इसको मैं अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करके यहां लिख देता हूं। वी कैन राइट time period of such a simple pendulum is equal to constant factor into square root of L divided by G, where L is length of the simple pendulum and G is acceleration due to gravity। तो देखें ये हमारे पास पॉसिबल फार्मूला, यही वाला फार्मूला, ये देखें यहाँ पे T इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इनटू L ओवर G स्क्वायर रूट, तो हमने यहाँ लिख लिया है। और आपको पता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे 2 पाई, दिस कांस्टेंट इज 2 पाई, दैट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक्चुअल फार्मूला जो है वहां पे कांस्टेंट आता है। देखें ये लिमिटेशन है जो कल भी बताया था। लिमिटेशन का मतलब है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो ये कांस्टेंट फैक्टर हम इतना लिख सकते हैं कि देयर इज अ कांस्टेंट फैक्टर, बट उसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। बट वैसे हमें पता है कि यहाँ पे आता है फार्मूले में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, दैट इज द एक्चुअल फार्मूला। सो कांस्टेंट इज 2 पाई। बहरहाल यहां तक आपने करना है। दिस इज द पॉसिबल फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमिन एनी पॉसिबल फार्मूला फॉर एनी क्वांटिटी, provided that we know the factors upon which that quantity depends। तो जनरल मेथड यही है, आपने यही मेथड यूज करना है जब भी आपने किसी क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला फाइंड करना हो। ठीक है।